बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज का ये जो हमारा बैच है, इसमें कुछ न्यू लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन लोगों को वेलकम। तो जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जनरल नॉलेज को हमने कवर किस तरह से करना होता है और इसकी बेस पे कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं, इंटरव्यूज में ये हमारी हेल्प किस तरह से करता है। देखिए, जो जनरल नॉलेज है वो बेसिकली 7 से 8 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल एक क्राइटेरिया है, जिसमें से एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन पूछता है। अब वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड पेपर में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अपना लेक्चरार की पोस्ट का टेस्ट है, या जैसे डीवीएम का पीएआरसी का टेस्ट है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च का, वहाँ पे 30% आना है। आपका अपना सब्जेक्ट का टेस्ट होता है पीपीएससी का, वहां पे 20% आता है। या आप कोई ऐसी सीट पे अप्लाई कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज 100% आना है, 100 मार्क्स का आना है। रिगार्डलेस ऑफ दिस, कितने मार्क्स का कहाँ पे जनरल नॉलेज आना है, आपको या तो जनरल नॉलेज आता है या आपको जनरल नॉलेज नहीं आता। दरमियान की कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आप आखिरी दिनों में सोचें कि अगर आपके कोई एग्जाम है, उसमें सिर्फ 30 मार्क्स का आना है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो किसी एक फाइल की मदद से कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। या आपको जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड हासिल होती है, ये आगे चल के मैं आपको सब्जेक्ट दिखाता हूँ, या आपको हासिल नहीं होती। ठीक है। जनरल नॉलेज में बेसिकली जो है 6 से 7 सब्जेक्ट ये आ जाते हैं, जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जिनको हम अपने बैचेस में कवर करते हैं। और अगर पीपीएससी का एग्जाम हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं: उर्दू, कंप्यूटर और ज्योग्राफी। आमतौर पे जो वैसे सब्जेक्ट के होते हैं उनमें ये नहीं होता। जैसे पीएआरसी का अगर एग्जाम है, उसमें उर्दू नहीं आनी, कंप्यूटर नहीं आना। एफपीएससी के आपके एग्जाम है, हमारे साथ जो बैच चल रहा है उसमें मेरे साथ आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है। और इससे पहले जिन सीटों के टेस्ट रहते हैं वो एफ आई आई की नहीं, आईबी की सीटें नवंबर 2023 में आई थी, तो उस पर भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, उसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो वो भी इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स में से होना है। आपका एएसएफ का टेस्ट, ये आई थी जनवरी 2024 में, आप में से कई लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उनका भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से पेपर होना है। आप में से और लोग भी जो तैयारी करते हैं जनरल नॉलेज की किसी सब्जेक्ट की, जैसे पीआरसी के में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में, उसमें भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से पेपर आना है। और आने वाले पेपर भी जो आपके जनरल नॉलेज के होंगे, वन पेपर एग्जाम भी, जिनमें आप इस कोर्स के बाद इतना एलिजिबल हो जाएंगे अगर सही तरह से पढ़ेंगे डायरेक्शंस के मुताबिक। सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं क्लियर होगा। स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको कह रहा हूँ, पढ़ना पड़ता है, अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें एवरीडे साइंस आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, इंडो पाक हिस्ट्री भी आ जाता है, हिस्ट्री से रिलेटेड आता है, करंट अफेयर्स आता है, और इंग्लिश का सब्जेक्ट आप लोगों का आता है। ठीक है जी। तो हम वन बाय वन इन सब्जेक्ट्स को कवर करते जाते हैं, और उसके अंदर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ पास पेपर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, जो हमारे सब्जेक्ट जो जैसे जिस वीक में कवर होता है उसका वीकली बेस पे या 10 दिनों बाद जब भी वो खत्म होता है उसका हम टेस्ट भी ले लेते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपके जिम्मे अगर कोई एमसीक्यूज की फाइल्स लगाई हुई है उसका भी टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारी ये जो जनरल नॉलेज की है वो तैयारी चलती रहती है। तो ये एफपी जो पीपीएससी का एग्जाम है, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, कई लोग उसमें भी वन पेपर एमसीक्यू में अपेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से कई लोगों ने अभी इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीटें आई थी, बड़ी बेहतरीन सीटें थी, 14 ग्रेड आल दो था लेकिन अथॉरिटी अच्छी है, उसमें अप्लाई किया होगा। और बड़ी सीटें आई पीछे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आई, कुछ असिस्टेंट की सीटें आई, कुछ और सीटें आती रही जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया और आपके एग्जाम पेंडिंग होंगे। तो पीपीएससी का पेपर डिफिकल्ट होता है। उसमें कंप्यूटर भी आता है, उर्दू भी आती है, ज्योग्राफी भी आता है, 9 से 10 सब्जेक्ट आते हैं।
और अच्छा खासा टफ होता है। इवन जो पीपीएससी का वन पेपर के अलावा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है ना, उसमें भी 20 नंबर का जनरल नॉलेज आता है। वो इंतहाई टफ होता है। मतलब मैं तो बैचेस रन कर कर 6-7 साल हो गए मुझे बैचेस रन करते हुए। लेकिन पीपीएससी के किसी पेपर में जब मैं अपेयर होता हूँ ना, हमारे जो सब्जेक्ट का होता है, मेरे 2-3 क्लियर थे 18 ग्रेड के, तो उसमें से यकीन करें कि मुझे भी 20 एमसीक्यूज में से 13 या 14 एमसीक्यू आते होते थे। बाकी 7 में स्किप करता हूँ, और बाकी कई लोगों को तो सिर्फ 3-3 4-4 आते होते हैं उसमें। अच्छा खासा टफ होता है। आप में से जो पेपर दे चुके होंगे, आप उनको इस चीज का आइडिया होगा। जिन्होंने नहीं दिया वो आने वाले दिनों में जब पेपर देंगे तो आइडिया हो जाएगा। इसके मुकाबले में जो आपका ये पीआरसी का एग्जाम है, उसमें आसान होता है जनरल नॉलेज। आपके जो पीपी एफपीएससी के एग्जाम होते हैं, जिसमें एफआईए आ जाता है, आईबी आ जाता है, आईएसआई आ जाता है, एएसएफ आ जाता है, इनका भी जनरल नॉलेज कंपैरेटिवली आसान होता है। पेपर आसान होता है इनका। तो अच्छा, अब हम वन बाय वन सब सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो जो हम सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है जी मैथमेटिक्स। इसके ऊपर आज मैं आपको कुछ जनरल बताऊंगा कि मैथ के किस तरह के जनरल नॉलेज के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का। लेकिन जिसको इसके ऊपर ग्रिप हासिल हो जाए, तो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला भी पोर्शन यही है, मैथमेटिक्स का। आप लोगों का जो वन पेपर एग्जाम एफपीएससी का होता है, उसमें तो 20 मार्क्स का मैथ कंफर्म है ना, 20 मार्क्स का मैथ आता है। अब यहाँ आके जिन लोगों को मैथ पे ग्रिप नहीं होती या शुरू से कमजोर रहा, उनके 7, 8 या 9 नंबर आते हैं, और मेरिट से वैसे ही आउट हो गए ना। पीपी एफपीएससी के पेपर्स का मेरिट वैसे ही ज्यादा होता है, 80+ के ऊपर जाता है। इट मींस आपको 16-18 नंबर इसके अंदर लेने होते हैं। और आप इजीली ले सकते हैं, मैथ इतना मुश्किल नहीं आता। कुछ एरियाज हैं, 6-7 एरियाज हैं, जस्ट उनको कवर करना होता है, और उन्हीं में से पेपर आता है। ठीक है, बेसिक लेवल का। देखिए, जो भी जनरल नॉलेज का पेपर है ना, उसमें अगर उसने 7-8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो हम उसके अंदर मास्टर्स तो है नहीं। हमारा मास्टर्स इन मैथमेटिक्स तो है नहीं, या मास्टर इन इकोनॉमिक्स तो है नहीं। अगर किसी का है भी, तो उसका फिर जहरी बात है, इंग्लिश नहीं उसको आती होगी, या वो एवरीडे साइंस उसमें नहीं आता होगा, जो मैंने आपको सब्जेक्ट दिखाए। तो बेसिकली जनरल नॉलेज के पेपर में सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू होता है, इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते। इवन के ये हमारे मैट्रिक और एफएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन चूंकि उसके बाद हम यूनिवर्सिटियों में चले गए, हमने डिग्रियां कर ली, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रहे, पिछली हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं, निज़ाम ऐसा था कि हम क्रैमिंग करते रहे हैं, रट्टा मारते रहे हैं, तो वो अब हमें चीजें याद नहीं होती, बस कुछ पॉलिश की जरूरत होती है। और ये होता है कि कोई अगर किसी सब्जेक्ट में ज्यादा वीक है, जैसे ये 6-7 सब्जेक्ट है, हो सकता है कोई एवरीडे साइंस में बहुत अच्छा हो सकता है इस्लामिक स्टडीज पे उसकी बहुत अच्छी ग्रिप हो, मैथमेटिक्स उसको ना आता हो। ये सूरत हाल भी हो सकती है, एक बंदा मैथमेटिक्स में ऐसा हो कि वो जितने क्वेश्चन है सारे हल कर लेता हो, बट उसको इंग्लिश ना आती हो। तो ये चीज आपने जज करनी होती है कि आप किस, और जब मैं वीकली बेसिस पे आप लोगों के टेस्ट लेता हूँ, उसमें आप ये चीज अपनी जज किया करें कि आप बेसिकली ये जो 7 से 8 सब्जेक्ट है, उनमें से किस में कमजोर हैं। जिसमें कमजोर है उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दें, उसके एक्स्ट्रा जो है बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। आप मेरे से मटेरियल मांगेंगे, वो अवेलेबल है, इनबॉक्स करें, आपको हर चीज मिल जाएगी। मार्केट में कोई बुक कहेंगे रिकमेंड, वो अवेलेबल है। जो चीज आपकी कमजोर है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर लें, ताकि जब आप एग्जाम में अपियर हो, तो जितने ये इसके सब्जेक्ट है ना, उनके ऊपर आपकी कवरेज हासिल हो। और अगेन, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी फाइल नहीं है। अक्सर पेपर करीब आता है, अभी एमओडी का पेपर करीब आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। कई लोगों ने उसमें अप्लाई किया हुआ था। उसमें भी जनरल डिग्री, मतलब हर बंदा ही अप्लाई कर सकता था, एफए किया हो या ग्रेजुएशन की हो। तो जब रोल नंबर स्लिप का मैसेज आता है ना, तो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर ना कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। अब कौन सी ऐसी पीडीएफ है 1000-1500 एमसीक्यूज की, जिसमें इस्लामियात का भी सारा कुछ होगा, पाकिस्तान अफेयर भी सारा कुछ होगा, मैथमेटिक्स भी होगी, इंग्लिश भी होगी, और वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है बस। ठीक है। तो जनरल नॉलेज को कवर करना पड़ता है, 2 से 3 मंथ लगा के अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट में पेपर आ रहा है, चाहे वो पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, जिसको हम वन पेपर एग्जाम या जनरल नॉलेज एग्जाम कहते हैं।
तो चलें जी, ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई कुछ न्यू स्टूडेंट थे उनके लिए। और जो न्यू है, अगर हमने कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ा है तो वो आपका कवर हो जाएगा। जिसने आज से ज्वाइन किया मैथ से, ये जो 7 सब्जेक्ट है मैंने सातों के सातों कवर कराने हैं। उसके जो टेस्ट हैं वो मेरे रोटेशन में बैचेस चलते रहते हैं ना, पूरा साल ही चलते रहते हैं। जिसने आज भी ज्वाइन किया है उसको सातों सब्जेक्ट मैंने कवर कराने हैं। उसके सातों के टेस्ट होंगे, जो सारा निजाम होगा वो सारा पूरा होगा। ठीक है, तो आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली हमारा मैथमेटिक्स। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर जो है, और कुछ मैं आपको पास पेपर्स में से क्वेश्चंस उठा के दिखाता हूँ कि पेपर में वो कौन से क्वेश्चन है, कौन से एरियाज हैं जिसको वो ज्यादा पूछता है। एक जो टॉपिक हॉट फेवरेट है, और जो आपके एफपीएससी के एग्जाम है ना, उसमें तो 4 टॉपिक दिए भी हुए हैं। आप अपना सिलेबस देखिएगा, अगर आप में से किसी ने फॉर एग्जांपल अप्लाई किया है एएसएफ के लिए, आप एएसएफ का सिलेबस देख लें। आईबी के लिए मैथ के जो 20 नंबर का आने हैं ना, साथ दिए भी हुए हैं टॉपिक। रेशो, एवरेज, अलजबरा, ठीक है, और परसेंटेज निकालना। 4 टॉपिक वो कहता है कि इन्हीं में से पेपर आएगा, आल दो थोड़ा सा डेविएट कर भी जाता है। तो हम वो सारे एरियाज देखते हैं, 6 से 7 एरियाज बनते हैं जिनके अंदर से आपका पेपर बनता है। एक है जी रेशो निकालना। ठीक है, वो आपसे रेशोज पूछ लेता है कि किस तरह से, इसके ऊपर पूरा हमारा एक लेक्चर होगा। ये बल्कि आगे मैं आपको बता, ये इससे हमें पता भी चलेगा। आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे मैथमेटिक्स का और कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे। और जो ये टॉपिक्स मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, इसके ऊपर हमारा पूरा पूरा लेक्चर होगा। जिसके बाद इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपर लेक्चर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एनेबल हो जाएंगे कि आप जो है वो 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सके मैथ के। और जो ज्यादा शॉप है वो 100% भी कर सकता है। फिर एक टॉपिक है जी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कहते हैं जी एवरेज निकालने को। ठीक है, कि एक क्लास है, उसके अंदर इतने स्टूडेंट्स के इतने नंबर है, इतने स्टूडेंट्स के इतने नंबर है, ओवरऑल क्लास ने ओवरऑल कितने नंबर लिए, कितनी एवरेज उसकी निकली। ठीक है, या आपने जो है वो कोई एग्जाम दिया, फिजिक्स में आपके कुछ नंबर हैं, केमिस्ट्री में आपके कुछ नंबर हैं, इकोनॉमिक्स में आपके कुछ नंबर हैं, ओवरऑल आखिर में देखा जाता है ओवरऑल आपकी एवरेज कितनी है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन या एवरेज का ये कंसेप्ट होता है। तीसरा पोर्शन होता है जी परसेंटेज निकालना। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम में नंबर लिए, तो आपने हम लगा लेते हैं एफएससी के अंदर जो है वो 900 नंबर ले लिए 1100 में से, तो कितने परसेंट बनते हैं। ठीक है, ये फॉर्म फिल करते हुए भी अक्सर वो परसेंटेज पूछता है वहां पे कि आपकी कितनी। तो परसेंटेज बेसिकली निकालते कैसे हैं। ठीक है, आपकी सैलरी है, आपने में उसमें से कुछ बचत कर ली, कितने परसेंट आपने उसमें से बचत की, कितना खर्चा किया, इसको बोलते हैं परसेंटेज निकालना। तो ये बेसिक एरियाज होते हैं जो एग्जामिनर आपसे जनरल नॉलेज के पार्ट में पूछता है। नेक्स्ट आ जाता है अलजबरा। ये क्वाइट डिफिकल्ट लगता है कुछ स्टूडेंट्स को। हालांकि इतना मुश्किल होता नहीं है, बल्कि आसानी के लिए बनाया गया, मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए। और हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं अल ख्वारिज़मी साहब, उन्होंने इसकी दरियाफ्त में उनका एक अहम किरदार है। तो अलजबरा के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स में जो है ना सिंबल्स यूज कर लेते हैं, ए बी सी वाले वर्ड, मतलब ये जो हमारी होती है ना इंग्लिश अल्फाबेट, वो भी मैथ्स में यूज कर लेते हैं। क्यों यूज कर लेते हैं, हमें कोई 3 क्वांटिटीज होती हैं, दो का पता होता है, तीसरे का नहीं पता होता, हम सपोज कर लेते हैं वो बराबर है ए के, बी के या सी के, और इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको 4 बताए, इनके ऊपर हमारे प्रॉपर लेक्चर्स हैं ना आगे चल के, तो उसके अंदर हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये वाले तो जो आपका होता है ना, एग्जामिनर जब एग्जाम बना रहा है उसको कहा जाता है कि इन पोर्शंस पे आपने रहना है, इन्हीं पोर्शंस में पूछना है। लेकिन एग्जामिनर ऑल इन ऑल होता है, वो कुछ और एरियाज में से भी क्वेश्चन पेपर में डाल देता है। तो वो पास पेपर्स को देख के मैंने वो एरियाज निकाले हैं कि किन एरियाज में क्वेश्चन आते हैं। तो वो कुछ एरियाज बन जाते हैं नंबर सेट्स। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, और इवन के 17 ग्रेड के पेपर्स में भी ये आए होते हैं। प्राइम नंबर क्या है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और इसी के ऊपर आज हमारा बेसिकली लेक्चर है। आज बेसिक्स इसी की हमने देखनी है।
फिर नंबर सीरीज वो पूछ लेता है। ये पहेलियों टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ये सारे तीनों। ऑलमोस्ट अगर इसको लेना पहेली की तरह से रिडल के तौर पे तो बड़े इंटरेस्टिंग है। बाकी अगर मुश्किल के तौर पे लेंगे तो फिर तो बंदे के लिए मुश्किल हो जाती है। नंबर सीरीज फॉर एग्जांपल वो ऐसे नंबर देना शुरू कर देता है 3, 5, 7, इसके बाद क्या आएगा। तो पैटर्न नोट करें। वो दो दो ऐड करता जा रहा है, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7। तो अगला जो वो नीचे ऑप्शन देगा कि क्या आएगा, इधर 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, ETC। तो यहाँ पे 9 आना है। 3, 5, 7, 9 वो इस तरह से इसको नंबर सीरीज बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी जज करना। फिर कुछ एज प्रॉब्लम वो दे देता है। एज के अंदर के फलां जो है सलमा उसकी इतनी एज है और उसकी बहन उससे आधी उम्र की है, 5 साल बाद उसकी क्या उम्र होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक जो है ना वो जोक याद आ गया कि औरतों की एज के ऊपर। एक ना औरत होती है वो डॉक्टर के पास जाती है ऑपरेशन करवाने ना। तो डॉक्टर ने उसको एनेस्थीसिया देना होता है ऑपरेट करने से पहले। तो डॉक्टर उससे कहता है कि आप ना अपनी उम्र बताएं। तो वो कहती है मेरी उम्र है जी 18 साल। डॉक्टर कहता है देखें जी हमने आपकी एज के मुताबिक आपको एनेस्थीसिया देना है, ऑपरेशन के दौरान आप 18 बता रही हैं, 18 की लग नहीं रही। तो ये ना हो आपको होश आ जाए तो दर्द बहुत होगा आपको। अच्छा वो थोड़ी सी देर सोचती है, कहती है मेरी उम्र ना 35 साल है ना। डायरेक्टली 18 से 35 पे पहुंच जाती है। डॉक्टर उसको फिर कहता है देखें मोहतरमा इधर एज का मसला नहीं है, आप सही एज बता दें। हम आपको 35 साल के मुताबिक एनेस्थीसिया दें तो ये ना हो कि ऑपरेशन के दरमियान आपकी आंख खुल जाए और आपको दर्द ज्यादा हो। तो वो फिर कुछ सोचती है, फिर कहती है 48 साल। अच्छा 48 कहती है, डॉक्टर अभी फिर कुछ बोलने लगता है। वो डॉक्टर को कहती है अब मैं मरती मर जाऊंगी, इससे मैंने 1 साल भी ऊपर नहीं जाना। ऑपरेशन करना है करें, ऑपरेशन नहीं करना ना करें, अब मैंने इससे आगे कोई नहीं जाना। तो जो है ना एज वाले इश्यूज भी आ जाते हैं पेपर के अंदर। फिर कुछ डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले भी जी आप क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। वो डिस्टेंस पूछ लेता है, एक बंदा है वो मशरिक की तरफ इतना चला, फिर वो मगरिब की तरफ इतना चला, फिर नॉर्थ की तरफ इतना चला, टोटल डिस्टेंस वो कितना चला या वो किस डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। मतलब 4 एरियाज मैंने आपको पहले बताए, वो 4 मेजर एरियाज हैं। और ये जो है 4 हैं ये माइनर एरियाज हैं। और अगर आप पास पेपर्स देखेंगे FPSC के, तो उसके अंदर आपको ये एरियाज नजर आएंगे मैथ पोर्शन के अंदर के, इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं, ये कुछ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि मैथमेटिक्स में जो है किन एरियाज के अंदर से आप लोगों के जो है ना क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। और अब जो है हम वो देख लेते हैं जी बेसिक कंसेप्ट्स जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं जी, एन से इसको हम डोनेट करते हैं नेचुरल नंबर। और 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये देखिए, ये इसको एरो पे शो किया गया नेचुरल नंबर के सेट को। इसको डोनेट किया जाता है एन से। सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट हो रहा है और ये नेचुरल नंबर जो है। अब देखिए कितनी छोटी सी बात है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। एग्जाम के अंदर आ जाता है, वो पूछ लेता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। आंसर है 1। अब सिर्फ जानने और ना जानने में, इस कंसेप्ट में आपका एक नंबर जाया हो जाता है। अब आप कहेंगे नहीं हमें तो पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ऐसा नहीं होता। नंबर्स की कुछ और टाइप्स भी हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कंसेप्ट कितना छोटा सा है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ पास पेपर्स का स्क्रीनशॉट कि उसके अंदर ये पूछे गए हैं 17 ग्रेड के इवन के पेपर में। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का कंसेप्ट था। और फिर एक आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर के सेट को W से डिनोट किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन देखिएगा, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ये जीरो की जो दरियाफ्त है इसका सहरा भी अल ख्वारिज़मी के साथ जाता है। ठीक है जी।
जब उसने जीरो की इजाद की और सिस्टम में नंबर्स में जीरो लगना शुरू हुआ, तो जो फिर कंप्लीट सेट बना वो शुरू हुआ जीरो से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो पेपर में, ये पास पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है। तो सबसे छोटा होल नंबर जी जीरो होता है। ठीक है जी। अब आप देखिएगा कि नीचे से हम स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या हो गए जी आपके 1 2 3 4। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 1। होल नंबर क्या होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो को बाद में ऐड किया गया मैथमेटिक्स में, अल-ख्वारिज़मी ने ऐड किया। अ, और उसके बाद इंटीगर्स। इंटीगर्स एक जनरल वर्ड है अदद के लिए। हिंदसा, हिंदसे को इंटीगर कहते हैं। इंटीगर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए जीरो मिड में आ गया। और इंटीगर जो है वो इस तरफ पॉजिटिव में भी आ सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस तरफ ये नेगेटिव में भी जा सकता है, -1 -2 एंड सो ऑन। अब ये एडीआईबी 2014 का पेपर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है जी। जीरो है, वन है, टू है या थ्री है। अब अगर आपको कंसेप्ट पता होगा नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो आप फौरी तौर पे वन को टिक करेंगे। अदरवाइज फिर तुक्के वाला ऑप्शन रह जाता है हमारे पास। इसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है प्राइम नंबर का कंसेप्ट। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये बेसिकली तीन नंबरों का ज्यादा पूछा जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और प्राइम नंबर। नेचुरल और होल तो आपको बता दिए, बिल्कुल सिंपल सी है। प्राइम नंबर का कंसेप्ट देखिएगा। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पे तकसीम या डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा। और सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। प्राइम नंबर स्टार्ट ही टू से होता है। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है 17 ग्रेड के पेपर में, कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होगा पूरा पूरा। फॉर एग्जाम्पल हम गिनती स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटा दो है। दो दो पे पूरा डिवाइड होता है अपने ऊपर, जवाब एक आता है। उसके बाद थ्री आ जाए। हम गिनती चलते हैं ना, 2 3 4 5 6 इस तरह लेके चलते हैं, थ्री आ जाए। थ्री थ्री के ऊपर ही डिवाइड होता है, टू पे डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड नहीं ना होता। उसके बाद आप आ जाए फोर। फोर एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि फोर अपने अलावा टू के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। चार को दो पे डिवाइड करें तो क्या आता है, टू। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए, जवाब एक ही आना चाहिए। इसके बाद नहीं, ये एक से स्टार्ट नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। और ये आपने एमसीक्यू में याद रखना। उसके बाद आप आ जाएं जी फाइव। देखिए हाँ, सेवन भी देखें किसी पे नहीं डिवाइड होता, ये प्राइम नंबर्स की एक पूरी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद आप आ जाए फोर, डिवाइड होता है इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, लिस्ट में नहीं है। फाइव देखें, ना टू पे डिवाइड होता है अपने छोटे, ना थ्री पे, ना फोर पे, फाइव पे ही डिवाइड होता है। तो डेट इज प्राइम नंबर। ओके। सिक्स। सिक्स प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये दो पे भी डिवाइड होता है, तीन पे भी डिवाइड हो जाता है। तो सिक्स आप देखें इस लिस्ट में नहीं है, ना फोर इस लिस्ट में है, ना सिक्स इस लिस्ट में है। सिक्स के बाद जो है आप देखें सेवन इस लिस्ट में है, सेवन किसी पे डिवाइड नहीं होता। फिर सेवन के बाद डायरेक्ट 11 है। दरमियान वाले देखते हैं एट, दो पे डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। नाइन थ्री पे डिवाइड हो जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। टेन टू पे भी डिवाइड होता है, फाइव पे भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11। 11 देखिए किसी पे नहीं डिवाइड होता अपने से छोटे पे, दो पे भी नहीं डिवाइड हो रहा, तीन पे भी नहीं, चार पे भी नहीं, पांच पे, छह पे, सात पे, आठ पे, नौ पे, 10 पे, अपने ऊपर ही डिवाइड होता है 11 पे। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ऊपर ही पूरे पूरे डिवाइड हो।
अब प्राइम नंबर के कंसेप्ट में इजी सा कंसेप्ट तो सिर्फ ये हो गया, वो आपसे पूछ लेता है। अब एग्जामिनर ने बेसिकली क्वेश्चंस को घुमाना फिराना भी तो है, वो आपसे चौथी पांचवी क्लास का पेपर तो नहीं ले रहा। अब कंसेप्ट पहले आपका बेसिक कंसेप्ट बनना चाहिए, उसके बाद अब हमने देखना है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमा किस तरह से सकता है। ये वही प्राइम नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब ये देखिए, ये दो क्वेश्चन एडीआईबी 2014 के, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, हमने पीछे देखा किसको कहते हैं, वन को। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसको कहते हैं, टू को। स्मॉलेस्ट होल नंबर किसको कहते हैं, जीरो को। तो ये तीन क्वेश्चन तीन पेपरों के अंदर आ चुके हुए हैं ऑलरेडी। इतने सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। पेपर मिला जुला कंसेप्ट होता है, जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट होता है, उसमें आसान क्वेश्चन भी होते हैं आपके, और इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं जहां आपको चार चार फार्मूले भी लगाने पड़ सकते हैं। इंटीगर स्मॉलेस्ट नहीं होता, या इसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा स्मॉलेस्ट इंटीगर। इंटीगर तो क्योंकि वो उसकी एक रेंज है ना, अगर नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो वो इन्फिनिटी है, -1 -2 -3। तो वो जो भी होगा माइनस में होगा, वो जहां पे सेट को आप एंड करेंगे तो वो वाली टाइप बनेगी। इंटीगर्स में ये क्वेश्चन बनता नहीं है। ऑल दो फिर भी आप इसको नेट के ऊपर सर्च करें कि स्मॉलेस्ट इंटीगर कौन सा है, अगर कोई जवाब आता है नेट के ऊपर तो शेयर कर दें, यहाँ पे सबके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अब देखिए, प्राइम नंबर को थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं जी। जी आप जीरो कह रहे हैं, ये नेट के ऊपर आया है, लेकिन माइनस के अंदर जो वर्ड है माइनस सी क्या है। अच्छा, ये इसका जवाब बता रहे हैं आप। नहीं, मेरा नहीं, स्मॉलेस्ट इंटीगर ही जीरो आ रहा है नेट पे, चलें ठीक है। अच्छा, अब इनमें से हमने जी प्राइम नंबर का सेट चूज करना है। तो पहला सेट देखें, इसमें फोर है, वो टू पे डिवाइड होता है, तो ये नहीं हो सकता सेट। दूसरे में फोर भी डिवाइड होता है, सिक्स भी डिवाइड होता है, एट भी डिवाइड होता है। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, नेगेटिव नंबर जीरो से भी स्मॉल होते हैं। तो खैर, अगर नेट पे आ रहा है तो ठीक है। ये वाला सेट देखिए जी, प्राइम नंबर का है, क्योंकि इसमें टू भी नहीं डिवाइड हो रहा किसी और पे, थ्री भी नहीं हो रहा, फाइव भी नहीं हो रहा, और सेवन भी नहीं हो रहा। तो ये वाला सेट जो है वो प्राइम नंबर का बेसिकली सेट है। अब यहां से आपका एक कंसेप्ट बन गया जी प्राइम नंबर का। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा वैसे बहुत ज्यादा भी नहीं है ये डिफिकल्टी लेवल, अभी इससे भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब वो उसकी डिमेंशंस को कैसे एग्जामिनर घुमाता है वो देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिविटी यही होती है पेपर की, कि आप जो है वो कितना क्वेश्चन को समझते हैं और उसका जवाब निकालते हैं, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। आंसर बताइएगा। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है। अच्छा, फरहान कहते हैं डी, अरशद सुल्तान कहते हैं डी, दाऊद खान कहते हैं थ्री, 91 डी, डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है 91, लेकिन मोस्टली लोग 91 कह रहे हैं। जी, हम देख लेते हैं। अगर आप लोग कह रहे हैं 91 पे मोस्टली आपकी राय है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं है। ये किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं किसी और पे डिवाइड होता, ये भी किसी और पे डिवाइड नहीं होता, इनसे नीचे किसी भी हिस्से पे आप करने की कोशिश कर लें। 91 जो है वो डिवाइड होता है। फिर किस पे डिवाइड होता है हम देख लेते हैं, ये सेवन पे डिवाइड होता है जी। सेवन वन जार सेवन, नौ में से सात गया दो, एक, सेवन थ्री जार 21। वैसे ये मल्टीप्लीकेशन बड़े मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, डिवाइड वाले क्वेश्चन ना। तो 91 जो है वो सेवन पे डिवाइड हो जाता है। अगर आप सेवन के टेबल में या 13 के टेबल में देखें, 13 सेवन जार 91 होता है।
71 3 पे डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता जी। ये देखें जी कैसे। 71 3 पे करें, थ्री टूज आर, या तीन दो बार छः, सात में से छः गया एक, एक तीन तीन बार नौ, 11 में से नौ गया दो। ये नहीं डिवाइड हुआ। पॉइंट्स में आएगा अगर अगर आप करना चाहेंगे तो। हाँ जी, ये नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट जी, प्राइम नंबर से ही रिलेटेड कंसेप्ट। अब देखिए डिमेंशन घुमा दी। वो कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर इज, गिनती में आपके जो पहले पांच प्राइम नंबर आते हैं उनका मजमुआ क्या है, उसका सम क्या है। आप कह रहे हैं जी, अच्छा 28 कह रहे हैं। जी चलें हम देख लेते हैं इसको। मोस्टली राय जो सामने आ रही है वो 28 की राय सामने आ रही है। तो पहले पहले पांच प्राइम नंबर, सबसे छोटा होता है दो, फिर तीन, चार नहीं है पांच, पांच के बाद जी सात, और सात के बाद 11। इनको हम जब जमा करते हैं तो ये 28 बन जाता है। ये पहले पांच प्राइम नंबर है गिनती में, और उसका उसने सम पूछा है। सम का मतलब है प्लस, उनको जमा करना है। तो पहले पांच प्राइम नंबर का जो सम है वो बनता है आपका 28। इसके बाद एक और कंसेप्ट देखते हैं। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, सिर्फ उसको हमें पॉलिश करने की जरूरत है। मोड किसको कहते हैं? मोड का मतलब होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। दिए हुए डिजिट्स में वो वर्ड जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसको बोलते हैं मोड। देखिएगा, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ये कुछ कंसेप्ट वो हमसे पूछ लेता है, दिए हुए सेट में से वो पूछ लेता है इसका मोड क्या है, इसका मीडियन क्या है। ठीक है, वो ये हमने निकालना होता है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है ना उसको मोड कहते हैं। तो इसका सिंपल हल ये है, आप क्या करें काउंट कर लें। जो अगर जो रिपीट हो रहा है वर्ड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा वो मोड कहलाएगा। और अगर टाई हो जाता है, एक नंबर का सेट ऐसे आ जाता है जिसमें दो वर्ड दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो दोनों ही मोड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एक सेट दिया हुआ है, टू टू, थ्री, फाइव फाइव, सेवन, एट, और इसमें उसने हमने पूछा हुआ है कि इसका मोड बताएं। तो इसमें टू देखें दो बार रिपीट हो गया और पांच भी दो बार रिपीट हो गया। तो इसका मोड जो है वो बन जाएगा टू और फाइव दोनों। एक सेट में आपको देता हूं और आपने उसका मुझे मोड बताना है। वन, टू, थ्री, टू, वन, थ्री, वन, सिक्स, सेवन, फाइव। इसका जी मोड निकालें, मोड इसका क्या बनता है जी। डिजिट्स हैं वन टू थ्री, टू वन थ्री, वन सिक्स सेवन फाइव। जी, इसका मोड वन बनेगा इस सेट का। वजह क्या है कि तीन बार रिपीट हो रहा है वन, एक दो और तीन बार। सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो रिपीट हो रहा है वो वन रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसमें मोड निकालते हुए हमें नंबर्स को तरतीब देने की भी जरूरत नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी ऑर्डर में प्रॉपर तरतीब देने की जरूरत नहीं होती। हमने बस नंबर्स में ये देखना है कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है ना उसको हमने डिक्लेयर कर देना है, ये मोड ही है।
जी मोर देन वन मोड भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन में फिर दो मोड दिए होंगे उसने, और अगर वो नहीं देगा तो वो क्वेश्चन ही गलत है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा बार वन रिपीट हुआ है ना, 3 बार, और कोई वर्ड 3 बार रिपीट हुआ ही नहीं, तो डेफिनेटली वन ही मोड है। टाई तब होता जो मैंने सेट दिया था, अगर उसमें दो वर्ड 3 3 बार रिपीट हो रहे होते, मोस्ट फ्रीक्वेंट। लेकिन जैसा कि नीचे दिया हुआ सेट है, उसमें जो स्लाइड पे शो हो रहा है, उसमें दो वर्ड दो दो बार शो हुए हैं, दोनों इक्वल हो गए। मोस्ट फ्रीक्वेंट दफा दो वर्ड है, तो ठीक है। हाँ जी। इसके बाद आ जाता है जी मीडियन का कंसेप्ट। मीडियन का कंसेप्ट क्या है? मीडियन को बोलते हैं, अगर हम आम अल्फाज में कहें, मिडल वैल्यू। किसी भी सेट की जो दरमियान की वैल्यू होगी वो उसका मीडियन कहलाएगी। लेकिन मीडियन के लिए एक शर्त होना जरूरी है, वो ये है कि जो भी सेट दिया होगा नंबर्स का, उसको आपने तरतीब के अंदर लिखना है। सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी। लेकिन आप एक ही तरतीब याद रख ले, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं आप, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो इसने सीधा सीधा एक सेट दिया हुआ है, जैसे ये है 5 8 10 11 और 13। तो मिड में कौन सी वैल्यू है इसमें? देखिए, ये 5 वैल्यूज हैं, इन दो को काट दें, इन दो को काट दें, मिड के अंदर क्या है? 10। तो इस सेट का मीडियन क्या होगा? 10 होगा। अब इसी को हम एक में आपके सामने सेट रखता हूं, उसका आपने मुझे जो है वो बताना है। 3 2 6 5 9 7 4। इसका जी मीडियन क्या होगा? जी, इसका वैसे भी जो मीडियन है वो 5 ही बन रहा है, रिगार्डलेस ऑफ दिस। हमें लेकिन इसको तरतीब में करना है। फिर भी सबसे पहले छोटा वर्ड लिखें, 2 है, फिर इस सेट में 3 है, 2 को काट दें, 3 को काट दें, फिर 4 है, 4 को काट दें। हमें पहले इसको तरतीब में लिखना होता है, अदरवाइज हमारा गलत हो जाता है। 5 है, 5 को काट दें, फिर 6 है, 6 को काट दें, फिर 7 है, 7 को काट दें, फिर 9 है, 9 को काट दें। हमने इनको एक तरतीब में लिख लिया। अब मिडल वैल्यू देख लें क्या बनी? 5। हमें तरतीब करना लाजमी है। वैसे ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी उसमें ऑलरेडी ही उसकी दरमियान में 5 दरमियान में पड़ा था, ना भी तरतीब दें तो। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, मीडियन निकालते हुए आपको इस तरह से तरतीब देना है एक बार वर्ड्स को। नहीं, हमेशा इसमें इवन नंबर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए इवन आ रहा है, यहाँ पे ओड आ रहा है। अभी सामने जो एग्जांपल दी दोनों के अंदर डिफरेंट है। ये इवन है नंबर 10। ऐसा नंबर जो दो पे डिवाइड हो जाए उसको इवन बोलते हैं, जो दो पे डिवाइड ना हो उसको ओड बोलते हैं। ताक वर्ड और जुफ्त वर्ड जो हम पढ़ते होते थे। टोटल वर्ड्स की बात करें, नहीं, टोटल वर्ड्स वो भी अगली चीज मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। किसी मीडियन में दो मीडियन नहीं हो सकते। मोड तो दो हो सकते हैं, मीडियन दो नहीं हो सकते। अब अगर वो ये वर्ड जो है, जैसे उसने तो दिए हैं इस तरह से, दो इधर दो इधर, मिडल वैल्यू हमने निकाल ली। लेकिन वो ऐसे नहीं देता, और हमारे पास हम जब तरतीब देते हैं तो दरमियान में कोई भी वर्ड नहीं बचते। फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर सेट में 14 में ऐड कर देता हूँ। अब ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, मिडल तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो इसका मीडियन हम कैसे निकालेंगे? इसका मीडियन निकालने का तरीकाकार फिर ये होता है, आपने मिडल की दो वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना होता है। मतलब इन दो को साइड पे कर दिया, इन दो को साइड पे कर दिया, दो वैल्यूज बची 10 और 11। इन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड करना होता है, 10.5। मीडियन निकालने के लिए अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि कहीं पे दो वर्ड मीडियन के तौर पे निकल रहे हैं, लेकिन मीडियन होता एक ही है,
अब सिचुएशन ऐसे आ गई, उसने हमें वर्ड ऐसे दे दिए कि दरमियान में या तो कोई वर्ड नहीं बचता या दो बचते हैं। तो हमने जो दरमियान में दो वर्ड बचे हैं उन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड कर देना है, तो फिर आपका मीडियन निकलता है। ये देखिए, जैसे कि इस सेट में दिया दिया गया है, हाउ टू फाइंड मीडियन। अब उसने ये एक दे दिया और हमारे सामने तादाद जो है वो इवन में आ गई, बराबर हो गई, 6 वर्ड है। अब अगर हम तीन तीन निकाल दें दोनों तरफ तो पीछे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमने क्या करना है कि मीडियन निकालने के लिए इन दो वर्ड्स को साइड पे कर दें, इधर दो मिडल वैल्यूज दो बन रही हैं, 3 और 4। हाँ जी, आप क्या करेंगे, 3 और 4 को प्लस कर देंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। इसका आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी 3.5। अब जी, ये मीडियन और जो मोड का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, तो यहाँ दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले हम मोड निकाल लेते हैं, मोड निकालना आसान होता है। तो पहले मुझे क्वेश्चन नंबर ए का आप मोड बताएंगे। पहले हम दोनों सेट का मोड निकालते हैं, फिर मीडियन निकालते हैं, ताकि थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो जी मोड निकालें इस दिए हुए सेट का। देखिए, 3 का एक ने कहा 7, एक ने कहा 3 और 7। जी, जो 3 और 7 कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि मोड वो होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो। तो इसमें 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है और 7 भी 2 बार आ रहा है। तो इसके दो मोड है। अब आए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसका मुझे बताएं क्या मोड निकलेगा। अली शेर कहते हैं जी इसका मोड 10 निकलेगा। अरशद सुल्तान भी कहते हैं इसका मोड 10 निकलेगा। आसिया खान भी कहते हैं जी 10 निकलेगा। अरमिश भी कहती हैं 10। ठीक है जी, बिल्कुल 10 निकलेगा। इसमें 10 जो है वो 2 दफा रिपीट है, और कोई भी वर्ड देखें नहीं रिपीटेड। मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है, मोड की डेफिनेशन ही ये है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड, तो वो 10 ही है। तो ये हमने जी इसका मोड निकाल लिया। अब आ जाते हैं जी हम इन्हीं दो सेटों का मीडियन निकालने की तरफ। मीडियन निकालने के लिए शर्त वही कि पहले आपने तरतीब देनी है, उसके बाद फिर मिडल वैल्यू देखनी है। तो इसको तरतीब दें जी। 1, 2, 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 7, और फिर 8। वर्ड्स हम गिन लेते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ जी, 9 9 ही है। तो इसका क्या निकलेगा जी। हमने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। अब देखें, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, मिडल वैल्यू रहेगी 4। तो 4 इज द राइट आंसर। अब अगर हम वैसे इसको तरतीब ना देते, वैसे निकाल लेते, 4 इधर करने 4 इधर करने, तो जवाब 7 आता, जो कि गलत जवाब है। इसलिए मीडियन निकालते हुए आपको तरतीब देना लाजमी है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में दें या डिसेंडिंग में दें, फर्क नहीं उससे पड़ता। आप सिर्फ असेंडिंग का याद रखें, छोटे से बड़ा। ठीक है ना जी। अब दूसरे वाले का निकालें मीडियन जी। सेम वही करें, सबसे पहले तो तरतीब दें वर्ड्स को। 2, 10, 10, 12, 20, 22। पहले क्रॉस चेक करना है आपने, गिन के क्या जितने वर्ड उधर दिए हुए हैं आपने उतने लिखे हैं, या जो है वो ज्यादा तो नहीं लिख दिए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे हमने लिखे हैं।
अब इसमें हमने मिडल निकाले, तो ये दोगे, दो मिडल वैल्यूज निकल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 और 12 को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा जी 11। हाँ जी, वेरी गुड, ये बड़ी जल्दी निकाला जो है वसीला ने आंसर इसका, फौरी तौर पे। 11 जी, अयूब खान ठीक कह रहे हैं सारे, अरशद हाँ बिल्कुल। सबसे पहले दाऊद खान ने निकाला है 11। हाँ जी, तो ये इसका हमने जो है जी निकाल दिया मीडियन। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट हम देख लेते हैं रेंज का। वैसे एक और कंसेप्ट भी है मीन, अरिथमेटिक मीन का ना, जिसको एवरेज निकालना कहते हैं। लेकिन एवरेज निकालने का इन छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ भी है, लेकिन उस पे तो हमारा पूरा एक प्रॉपर लेक्चर है ना, बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक ना, एवरेज कैसे निकालते हैं। एक कंसेप्ट है रेंज निकालना, ये भी बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है। रेंज किसको कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी आपके सामने इंटीगर्स दिए हुए होंगे, उनमें जो सबसे छोटा इंटीगर होगा, डिजिट होगा, और जो सबसे बड़ा डिजिट होगा, उनके फर्क को रेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने ऊपर एक सेट दिया हुआ है, इसमें देख लें सबसे बड़ा कौन सा वर्ड है, हाईएस्ट। हाईएस्ट इसमें है जी 28, और लोएस्ट वर्ड इसमें कौन सा है, 14। तो आप क्या करेंगे, 28 में से 14 को माइनस करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 14। इस सेट की जो रेंज है वो आपकी निकलेगी 14 की। एक सेट मैं आपको देता हूं, उसकी मुझे रेंज निकाल के बताएं। 2, 5, 11, 13, 6, 1, 9। इसकी जी मुझे रेंज निकाल के बताएं, इसकी क्या रेंज निकलती है। सबसे पहले इसमें, नहीं जी, हाँ जी 12। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है हाईएस्ट वर्ड कौन सा है। हाईएस्ट वर्ड है जी 13। 13 लिख लें जी। सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, इसमें से माइनस कर दें। सबसे छोटा वर्ड है इसमें जी 1। 13 में से 1 निकालें, 12 आपका आंसर आएगा। इस सेट का आंसर जो है आपका बनता है 12। तो ये जी छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे मुश्तमिल आज हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसके अंदर हमने मैथ के जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट्स को देख लिया। आने वाले लेक्चर में हम एक एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे और उसको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल के उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक हो गया जी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल। इसको जी ग्रुप के अंदर लेक्चर की स्लाइड्स को तो शेयर कर दूंगा मैं। रिकॉर्डिंग कह रहे हैं। मोड का फार्मूला, ऐसा फार्मूला क्यों लगाना है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो आपने सिर्फ बता देना है, जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। जी स्लाइड्स में दे दूंगा। ये क्या, मैं आपकी बात नहीं समझा। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये क्या है जी। मे भी पॉसिबल इस तरह का कोई फार्मूला हो, लेकिन वो तो एक बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है आपने वो बता देना है। जी आपको इंटरेस्टिंग लगा तो
कुछ को इंटरेस्टिंग लगती है मैथमेटिक्स, कुछ के लिए बड़ी मुश्किल होती है। हर सब्जेक्ट में ऐसा है। ये जो जनरल नॉलेज का हर जो सब्जेक्ट है, कोई किसी के लिए इंटरेस्टिंग है, कोई किसी के लिए बोरिंग है। रिगार्डलेस ऑफ दिस, आपकी जब एग्जाम का एक क्राइटेरिया है कि ये 6 से 7 सब्जेक्ट आपने करने ही करने हैं, तो वो आपको अगर चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको वो करना है। एक सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, इसका मतलब उसमें आप हाई स्कोर ले सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट आपको कोई रफ लगे, उसको ज्यादा टाइम दें, बल्कि उसकी प्रैक्टिस आपने ज्यादा करनी है, ताकि उस सब्जेक्ट में भी बाकियों के मुकाबले में अच्छे नंबर ले सकें। और इन सब के बाद जो है, आप लोग एनेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप अपने सब्जेक्ट्स के अलावा भी जो टेस्ट दिया करेंगे ना, एडी लेवल के, असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल के, आप वो क्लियर कर पाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और ऐसी सीटें ज्यादा आती हैं, तकरीबन हर मंथ पीपीएससी एफपीएससी कहीं ना कहीं सीटें आती रहती हैं जनरल नॉलेज बेस की। हमारे सब्जेक्ट बेस की सीटें तो कम आती हैं। तो जनरल नॉलेज बेस की सीटें होती भी अच्छी अथॉरिटी वाली है ना, तो इनको करना चाहिए, मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मोस्टली हम में से नहीं पता होता, हम बस यही वेट में बैठे रहते हैं कि जी कोई हमारे सब्जेक्ट की कोई एजुकेटर की सीट आए, कोई वेटरनरी ऑफिसर की सीट आए, कोई फार्मासिस्ट की सीट आए, और इस तरफ तवज्जो नहीं देते। और हमारे वो क्लास फेलो जिनको कोई पूछता नहीं है, वो 2-3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ गए। फिर पता चला आता है कोई एसएचओ लगा हुआ है, कोई एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर लगा हुआ है, कोई फलां जगह लगा हुआ है। और जिनको हम मुख्तलिफ नामों से गामा गामा कह के पुकारते हैं, वो पूरे गाड़ियों के अंदर फिर रहा है जी। तो क्या है, उनको समझ आ जाती है इस कंसेप्ट की कि भाई जी 2-3 महीने अलग होके अपनी चीजें मसरूफियात को छोड़ के एग्जाम्स की तैयारी करनी है। सेम कंडीशन अप्लाई ऑन योर सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट में भी आपने अगर सेलेक्ट होना है ना कहीं पे, तो 2 से 3 महीने आपकी तैयारी अलग टाइम देना पड़ेगा। वरना जो है फिर बार बार बस सफर काटें, दूसरे शहरों में जाएं, टेस्ट दें, एक्सपीरियंस हासिल हो, उसके बाद भी इसी पॉइंट के ऊपर आप आएंगे कि पढ़ना ही है भाई, शॉर्टकट कोई नहीं है। ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग लेक्चर की मैं इसकी पहले लेक्चर की इंट्रोडक्टरी और इसकी दे दूंगा, लेकिन रूटीन में नहीं दूंगा लेक्चर, आप लोग लिया करें। ग्रुप में बताया करूंगा जो सीटें आती हैं जी। मेरे ये जैसे आप लोग तो पेड ग्रुप में है ना, मेरे फ्री ग्रुप भी हैं। ठीक है, कुछ लेकिन उनको आपने मिक्स नहीं कर लेना कि फिर ग्रुपों के अंदर कुछ उसमें मैं फ्री मटेरियल भेज रहा होता हूँ। पेड़ में हमने चलना होता है, जो एक मैं स्पेसिफिक पैटर्न आपको दे रहा हूँ उसके मुताबिक। वैसे बंदा स्कैटर्ड होता है, कहाँ से तैयारी करनी है कहाँ से नहीं करनी, तो उसमें मैं मटेरियल भी भेज रहा होता हूँ, जॉब्स का भी बता रहा हूँ। तो जॉब्स के साथ मोस्टली लिखा होता है कि ये किस प्रोविंस के लिए आई है, ऑल ओवर द पंजाब आई है। और जो जब जब आती है मैं सारे ग्रुपों में शेयर करता हूँ, जितने भी मेरे रेलिवेंट ग्रुप हैं। ठीक है, और 10-11 ग्रुप बन जाते हैं, सब में शेयर करता हूँ। तो वो अगर आपके पास वो फ्री वाले ग्रुप का लिंक नहीं है, काइट्स पीपीएससी एफपीएससी वाले, उसका लेने। उसमें मैं शेयर करता हूँ, उसमें बताता हूँ। उसमें लिखा होता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता। फेडरल एफपीएससी की सीटों पे तो सारे ही अप्लाई कर सकते हैं ना, हर प्रोविंस, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान से है चाहे पंजाब से है। उस दर लिखा भी होता है इतना इतना कोटा है। बाकी जो पीपीएससी पंजाब पब्लिक की है, उसमें सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरे हैं ना, जैसे केपीके है या सिंध या बलूचिस्तान, उसका वैसे मेरे ग्रुपों में कम होता है। उसमें आप कोशिश करें कि आपके रेलेवेंट प्रोविंस का अगर कोई ग्रुप है, और बने हुए हैं आजकल हर जगह के ही होते हैं, आप फेसबुक वगैरह पे सर्च करें, उसमें ऐड हो जाए, ताकि आपके प्रोविंस का आपको पता चलता रहे। चलें, जो मेरा वो दूसरा ग्रुप है, उसके अंदर कुछ मैं इंफॉर्मेशन, कुछ आर्टिकल, कुछ जॉब्स की चीजें शेयर करता हूँ। उसका लिंक भी मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। वो आपने ज्वाइन कर लेना है, लेकिन उसके मटेरियल जो भेज रहा हूँ उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो पढ़ना आपके लिए लाजमी नहीं है। जो हमारा पेड चल रहा है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जस्ट उसके साथ आप स्टिक करें। बाकी अपने तौर पे आप कोई पास पेपर डेली के पढ़ना चाहें, इम्तियाज शाहिद की जनरल नॉलेज के लिए बुक पढ़ना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो वो लाजमी तौर पे पढ़ें। चलें, ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है आप। अल्लाह हाफिज।